अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं दुआ करती हूँ कि आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में शहर में हों, इंशाअल्लाह खैरियत से हों और अल्लाह आपको इस ये जो नया वायरस है कोविड वायरस इससे महफूज रखे। और चैनल पर आने वाले नए दोस्तों का बहुत शुक्रिया, और जब भी आप लोगों को वक्त मिले तो अपनी राय भी ज़रूर दिया कीजिए। शायद आप में से कुछ दोस्त ये जानते हैं कि मैंने अपनी चैनल पर एक नया सेगमेंट शुरू किया है जिसका मौजू है बरसगीर पाक व हिंद की तारीख के जिंदा किरदार। क्योंकि ये वो तारीख है जिसके बहुत से औराक खून आलूद हैं और जिन्हें हम बहुत आसानी से पार्टीशन, तकसीम या बंटवारा कह देते हैं। दरअसल इसके दौरान लाखों इंसानों की ज़िंदगियां और लाखों ख़ानदानों की ज़िंदगियां दाव पर लग गई थीं, जिसमें इस खित्ते में यानी बरसगीर में बसने वाली तीनों कौमें, मुसलमान, हिंदू और सिख, सब ही शामिल थे। इस सिलसिले में गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ हैं मोहतरमा रज़िया अब्बास। वो किन खौफनाक हालात से गुजरी और किस तरह वो लोग सोनीपत पंजाब से चंद घंटों का फासला तय करके पाकिस्तान के शहर मुजफ्फरगढ़ में 7 दिनों में पहुंचे। यानी जो चंद घंटों का फासला था वो 7 दिनों में तय हुआ। और ये भी कि किस तरह से वहाँ पर करनाल में एक सिख भाई ने उनके वालिद से ये कहा कि यहाँ हालात बहुत ख़राब होते जा रहे हैं, बेकाबू होते जा रहे हैं, तो लिहाजा बेहतर है कि आप लोग यहाँ से निकल जाइए। तो इससे पहले कि मैं उनकी ये पूरी गुफ्तगू आप लोगों को सुनवाऊं, मैं फिर अपनी वही दरख्वास्त दोहराऊंगी जो मैं अपने इस किस्म की गुफ्तगू से पहले, ऐसे वीलॉग से पहले करती हूँ, कि मुझे ऐसे ख़वातीन व हज़रात की तलाश है जिन्हें पाकिस्तान में शामिल होने वाले शहरों से इसके तकसीम के बाद, बंटवारे के बाद फिर इंडिया की जानिब नकले मकानी करनी पड़ी, और या ये कि अगर वो नहीं भी गए तो उनकी ज़िंदगियां किसी भी तरीके से इस तकसीम से मुतासर हुई। तो मुझे ज़रूर आप लोगों में से अगर कोई ऐसे दोस्त या अहबाब देख रहे हों और जिनके इल्म में हों ऐसे लोग और उनका ताल्लुक़ किसी भी से मज़हब से हो, ज़ाहिर है कि मुसलमान तो उस साइड से यहाँ पाकिस्तान की तरफ आ रहे थे, तो पाकिस्तान से जाने वाले हिंदू या सिख थे। तो ऐसे अगर किसी शख्स से राब्ता हो सके तो मुझे ज़रूर बताइए, मैं बहुत शुक्रगुजार रहूँगी आपके लोगों की। तो पेश हैं प्रोफेसर रज़िया अब्बास से गुफ्तगू, पार्टीशन की तारीख का एक बाब। अस्सलाम वालेकुम रज़िया अब्बास साहिबा, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे चैनल के लिए वक्त निकाला, खुसूसन इसलिए भी कि आप माशाल्लाह से मनीला में रहती हैं, वहाँ इस वक्त काफ़ी रात हो चुकी है। तो सबसे पहले तो ये बताइए, यहाँ लंदन में तो बहुत ही इस मर्तबा गर्म गर्म सर्दियाँ जा रही हैं, मनीला में मौसम कैसा है? अच्छा, एक बात मैं आपको बताती हूँ मापारा कि ये जगह जो है, यहाँ या तो गर्मी पड़ती है या बहुत गर्मी पड़ती है। तो मेरा एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि जो बूढ़े लोग हैं मुझ जैसे, उनके लिए बेहतरीन जगह है। ना सर्दी की कोई तकलीफ, ना गर्मी की। आप बूढ़ी बिल्कुल नहीं हैं, लेकिन ये अच्छी बात है कि मौसम बड़ा मॉडरेट है। हाँ, ये ठीक है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। आपकी बहुत मेहरबानी, आपने मुझे इनवाइट किया, मुझे मदऊ किया कि मैं कुछ बात करूँ, और मेरा ख़्याल है कि ये बहुत अच्छा आपकी कोशिश है कि वहाँ से जो आने वाले हैं, उनके मुताल्लिक़ आप पूछें कि वो किन-किन मरहलों से, किन-किन आफ़ात से, किन-किन डरावनी बातों से होकर यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मैं आपको सब बताऊँगी, और आप देख लीजिएगा कि किन हालात में हम यहाँ आए, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि बिल्कुल हालात ठीक हैं। तो हम इस गुफ्तगू का आगाज वहीं से करेंगे जहां से ये जो तकसीम थी, पार्टीशन थी, इसकी तारीख से वाबस्ता आपकी बिल्कुल इब्तिदाई यादें शुरू होती हैं। तो सबसे पहले हमें ये बताइएगा कि जिस वक्त ये पार्टीशन हुआ था, उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी और आप कहाँ थी? अच्छा, पर अब एक ये कि मैं उस वक़्त तकरीबन 12 साल की थी,
और एक बात ये मैं बताऊँ कि मैं उस वक़्त छठी जमात का इम्तिहान देने के बाद चले थे हम लोग। तो हुआ ये था कि हमारे मेरे वालिद साहब जो थे वो करनाल एक ज़िला है, वहाँ उनकी तैनात थे, लेकिन उसके बाद उनका ट्रांसफ़र हो गया दिल्ली का। लेकिन मेरी वालिदा ने सोचा कि बच्चों का जब इम्तिहान वग़ैरह ख़त्म हो जाए तो उसके बाद हम वहाँ जाएँगे। इस वजह से वो अपने मैके यानी मेरी ननिहाल में आ गई। अच्छा, जिस जगह की वो रहने वाली थी उस जगह का नाम सोनीपत था और ये दिल्ली से सिर्फ 18 मील दूर था। अच्छा, मुझे अभी भी ख़्याल आता है कि वो बहुत ही अजीब जगह थी। वहाँ पर आप ये ख़्याल करें कि दिल्ली के से 18 मील एक जगह जहाँ मिट्टी के तोदों से बना हुआ एक छोटी-सी पहाड़ी-सी होती है। हम मेरे नानी और हमारे मेरे तमाम ननिहाल के लोग जो थे, वो सोनीपत में उस पहाड़ी के ऊपर रहते थे। अच्छा, अजीब बात ये थी कि उस पहाड़ी पे जितने लोग थे सब मुसलमान थे। वहाँ सिर्फ़ एक दुकान थी, जो हिंदू थे वो साहब, उनका नाम भी मुझे याद है दाता राम, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे आदमी थे, खुशमिज़ाज थे, बच्चों से मुझे उनका रूंगा देना याद है कि मैं कुछ पता नहीं लेने गई होंगी, तो उन्होंने मुझे यानी बच्चों को ज़रूर कुछ न कुछ चीज़ देते थे। तो हम छुट्टियाँ गुज़ारने के लिए 2 महीने की सोनीपत में गए और ये आपको बताऊँ कि हम माशाल्लाह 6 बहन-भाई थे। तकरीबन 2-2 ढाई-ढाई साल का हम में फ़र्क था और मेरा नंबर 3 था। मुझसे 2 बड़ी बहनें और मेरे 3 भाई छोटे थे। तो हम अपनी ननिहाल में गए और बहुत खुश थे, लेकिन उसके बाद आपको मालूम है कि अगस्त के महीने में 14 अगस्त को हुई, तो वो ईद तक वहाँ बिल्कुल अमन-अमान था, कोई किसी किस्म की दिक्कत नहीं थी। लेकिन उसके बाद फिर वहाँ झगड़े होने शुरू हुए और हमें यानी मैं इतनी समझदार तो नहीं थी, लेकिन मुझे ये ख़्याल है कि ये मुझे को पार्टीशन का भी कोई इतना नहीं अंदाज़ा था, लेकिन ये पता था कि पाकिस्तान बना है और हमारे वालिद साहब जो है उन्होंने ऑप्ट किया है वो वहाँ जाएँगे। तो हम अपनी ननिहाल में थे और ननिहाल में मेरे एक मामू थे, एक मुमानी थी और एक नानी थी और फिर हम लोग थे। तो इस तरह से हम वहाँ रह रहे थे कि एकदम से झगड़े शुरू हुए और झगड़े जो थे तो उस इलाके में रोहतक का जो इलाका कहलाता था, वाह! वहाँ जाट थे। जी, मैं ये पूछने वाली थी कि बलवे किस तरह शुरू हुए, किसने शुरू किए और क्या नौयत थी इन बलवों की? वो उनका तरीका ये था कि वो मोस्टली ज़्यादातर रात के वक़्त कोशिश करते थे कि उस वो जो पहाड़ी सी थी ना, उसकी 4 घाटियाँ थी चारों तरफ और उन घाटियों पे वो चढ़ने की कोशिश करते थे, लेकिन ज़रा-सा यानी वो आबादी जो थी उसमें थोड़े से वेल टू डू लोग थे, उनके पास बंदूकें थी। तो लेकिन वो उनमें से किसी को भी ये हिम्मत नहीं हुई कि वो ऊपर आके हमला करते। लेकिन वो ढोल बजाते हुए आते थे और हम सब लोग बहुत डरते थे। शुरू में यानी यूँ समझिए कि कोई 2 हफ्ते इसी तरह मुसलसल हम पर हमला होता था। रात को हम बहुत ज़्यादा डरे हुए होते थे। फिर ये हुआ कि एक हमारे अज़ीज़ ही थे, उनका घर चूँकि पुराना भी था और बहुत ही उसकी फसी जो दीवारें थी बहुत काफ़ी मज़बूत थी, तो मोस्टली हम लोग वहाँ जाके रात को गुज़ारते थे और वहाँ बैठ के अमूमन मेरे अच्छी तरह याद है कि हम सब लोग इबादत करते थे। आपको पता है हम लोग मजलिसें भी पढ़ते थे और दुआएँ माँगते थे कि अल्लाह ताला हमें इस मुश्किल से निकाल दे। तो इस तरह से तकरीबन 14-15 दिन के बाद फिर कुछ ऐसा हुआ कि गोरखा की जो वो थी फ़ौज जो थी, वो वहाँ लगा दी गई गवर्नमेंट की तरफ से और हमें ये एहसास हुआ कि अब हम पर कम से कम हमला नहीं होगा। लेकिन वो जो 14 दिन का अरसा था वो एक कयामत था और मुझे आज तक याद है कि
मेरी बाजी जो थी सबसे बड़ी बहन, वो उस वक़्त जवान थी। तो हुँ, उनको वो ये कहा गया था कि अगर हम पे हमला हुआ, तो ये जो जवान लड़कियाँ और औरतें जो हैं, ये कुएँ में छलांग लगा के डूब जाएँगी, लेकिन किसी के हाथ नहीं आएँगी। तो मुझे अब तक ये बात याद है कि मैं इतनी परेशान थी कि हाय मेरी बाजी अगर डूब गईं तो क्या करेंगे हम? तो बहरहाल वो अरसा गुज़र गया। लेकिन दूसरी दिक्कत ये हुई कि उस आबादी में चूँकि हिंदू तो कोई था नहीं, ना कोई कसाई की दुकान थी, ना कोई सब्ज़ी वाले की दुकान थी, और जो एक दुकान थी वो भी बंद हो गई थी क्योंकि वो अपनी जान बचा के चले गए थे, जिनकी दाता राम जो थे। हम लोग जो थे उसमें यानी ये चूँकि मेरी ननिहाल के लोग जो ये लोग ज़मींदार किस्म के लोग थे, तो इनके यहाँ नाच वग़ैरह घर में होता था। तो आप यकीन मानेंगे कि कोई तकरीबन 2 महीने हमने घर का जो एक मसूर की दाल की बोरी पता नहीं रखी हुई थी, वो खाते थे और रोटी खाते थे। अच्छा, नाच के लिए पीसने के लिए भी चूँकि नीचे कोई वो नहीं था, जा नहीं सकता था, ऊपर कोई चक्की नहीं थी, तो मेरी मुमानी जो उस वक़्त काफ़ी जवान और मज़बूत अज़ा की मालिक थी, वो चक्की में आटा पीसती थीं और फिर इस तरह से हम लोग खाते थे। अच्छा, इसके साथ-साथ ये हुआ कि आस-पास के गाँवों से जितने भी मुसलमान थे, वो भी वहीं आ गए क्योंकि उन्हें अंदाज़ा था कि ये जगह हमारे गाँव से सेफ है, और ये मेरी याद है कि हम ऊपर से देखते थे तो कई गाँवों से आग के धुएँ उठते, वो लगता था कि यहाँ आग लगा दी गई है। तो बहरहाल इस तरह 2 महीने हमने गुज़ारे सख्त, यानी यूँ समझ लीजिए मुश्किल में। फिर हमें ये भी नहीं अंदाज़ा था कि जो हमारे अज़ीज़ा दिल्ली में थे, मेरे वालिद और लोग, वो ज़िंदा भी हैं या नहीं हैं। हुँ, बहरहाल उसके बाद फिर ये इंतज़ाम किया, पुलिस यानी गोरखा की जो फ़ौज थी, उन्हीं के मार्फ़त हमें पता चला कि हमारे लिए 3 ट्रेन जो हैं, वो सोनीपत से चलाई जाएँगी पाकिस्तान के लिए। तो मेरे जो बुज़ुर्ग थे, मामू और फूफा और ये लोग जो थे, इन्होंने बैठ के ये सोचा कि अगर हम सबसे पहली ट्रेन में चले गए, तो बाद में जो लोग हैं, इनको ज़रूर हिंदू जान से मार देंगे। तो उन्होंने ये बेहतर समझा कि पहले हम और लोगों को भेज दें, जो दूसरे गाँवों से आए हुए थे या वहीं सोनीपत के लोग थे, जैसे आपको पता है ना, काम करने वाले नाई और इस किस्म के जो लोग थे। तो हम सिर्फ एक ट्रेन के लोग बाकी रह गए। फिर एक रोज़ उन्होंने कहा कि आपकी ट्रेन आ गई है, तो आप घरों से निकल के नीचे चले जाएँ। अच्छा, उस जाने की तैयारी में आप ये देखें, चूँकि सर्दी शुरू हो चुकी थी, अक्टूबर का महीना था, तो कुछ सूखा खाना उसमें मेरे अच्छी तरह याद है, चने होते थे और सूजी भून के वो पंजीरी या कुछ इस किस्म की जो चीज़ बनाते थे ना, वो मेरी वालिदा और मुमानी ने तैयार की थी। उसको हम साथ रखा था और सिर्फ़ एक बिस्तर ऐसा था जिसमें 2-4 लिहाफ़ या इस किस्म की चीज़ें थी। और हम जब मग़रिब का वक़्त हुआ तो उन्होंने आके कहा कि हमारी ड्यूटी ख़त्म हो गई है और अब आप लोग जाके और ट्रेन में बैठें। तो अब आप देखिए कि हम 6 बच्चे, हम 2 बच्चे मामू के, 8 बच्चे, और ये हमारे नानी बिल्कुल बूढ़ी थी उस वक़्त। हम पैदल स्टेशन पे गए और उसके अलावा भी हमारे कुछ रिश्तेदार गए। तो एक कंपार्टमेंट में हम 30 के करीब लोग बैठे। हुँ, 30 लोग, आप ये ख़्याल करें, और कंपार्टमेंट भी वो ट्रेन का छोटा था, बड़ा कोई लंबा वाला नहीं था। अच्छा, वहाँ बैठने के बाद फिर ये हुआ कि ट्रेन जो थी वो मुस्तकिल चलती नहीं थी। रात के वक़्त अमूमन खड़ी होती थी और हमें आके कहा जाता था, यानी मेरे बुज़ुर्गों को, कि आपको ना कोई शोर करना है, और पूरी रात अंधेरे में हम खड़े होते थे और वो ये कहते थे कि अगर ज़रा भी पता चला तो यहाँ आपकी ट्रेन जो है वो कट दी जाएगी। तो इस वज़ह से आपको बहुत एहतियात से रातें गुज़ारनी होगी।
तो महाबारा आप देखिए कि 7-8 दिन हम उस ट्रेन में के डब्बे में रहे, 30-32 लोग थे। मैं अब भी सोचती थी कि एक वो जो टॉयलेट था वो 30 आदमियों ने कैसे बहरहाल और खाने का भी एक यही था। अच्छा हम जिस वक़्त चूँकि अक्टूबर में आए थे, तो लाहौर उस वक़्त तक बिल्कुल भर चुका था। उन्होंने यानी गवर्नमेंट ने इजाज़त नहीं दी थी कि कोई मज़ीद यानी जो थे पनाह गज़ीन वो लाहौर आए, लिहाज़ा हमारी ट्रेन को उन्होंने डाइवर्ट किया और हमें वो चलते, 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 चलते मुज़फ़्फ़रगढ़ पहुँचे। अच्छा मैं एक बात आपको बताऊँ जब हम पहुँचे ना एक पता नहीं जगह अटारी थी मेरा ख़्याल है, जो पहली सरहद थी पाकिस्तान की। तो हमारे ट्रेन में जो लोग थे ना सबने बड़े नारे लगाए, पाकिस्तान ज़िंदाबाद और हम वाक़ई मुझे अच्छी तरह याद है मेरी वालिदा, मेरे सब लोग अज़ीज़ इतने खुश हुए इस ख़्याल से कि बहरहाल हमारी जान बच गई। हम तकलीफ में थे बेशक यानी उस ट्रेन में 8 दिन बैठना, फिर ना खाने को, ना मुँह धोने के लिए कोई कोई इंतज़ाम ही नहीं था। बहरहाल हम मुज़फ़्फ़रगढ़ पे जाके एक रोज़ 8वें रोज़ तकरीबन यूँ समझ लीजिए कि मग़रिब के वक़्त था और हम वहाँ पहुँचे। मुझे आज तक ये बात याद है कि जहाँ जाके हमें ट्रेन ने उतारा था, वहाँ इतनी गंदगी थी कि सख्त बू थी और कुछ यानी समझ में नहीं आ रहा था कि ये हमें उनसे पूछा भी तो उन्होंने ट्रेन वालों ने कहा कि हमें तो हुक्म यही है कि हम यहाँ आप लोगों को छोड़ के चले जाएँगे और यहाँ यहाँ से हमने हिंदू जो इंडिया जा रहे थे, उनको उन्होंने लेके और वो चले जाना था ट्रेन को। बहरहाल बड़ी मुश्किल से आप यकीन माने कि हमने वो वक़्त किस तरह गुज़ारा। ना हमारे पास कपड़े थे, ना हमारे पास बिस्तर था, ना मेरा ये ख़्याल है खाने को था। बस इसी तरह से हम यानी सब के साथ पूरा ख़ानदान और पूरे भी हमारे और भी जाने वाले थे वहाँ। तो सब इसी तरह से वहाँ उतरे और फिर उसके बाद यही सोच रहे थे कि अब क्या करें? उसके बाद मेरे जो मामू-फूफा जो थे, उन्होंने सोचा कि अब जाना चाहिए। वो वहाँ के पता करके डिप्टी कमिश्नर के पास गए और उनसे बताया कि हम आए हैं और इस तरह से हम रात स्टेशन के यानी वो कैंप में नहीं गुज़ार सकते। तो हमें बताएँ तो उन्होंने कहा कि यहाँ से जिनिंग फैक्ट्री क्योंकि वो इलाका मुल्तान का जो और ये है, वहाँ कपास होती है तो वहाँ जिनिंग फैक्ट्री होगी किसी हिंदू की, तो वो बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। आप लोग वहाँ जाएँ और वहाँ जाके ठहरें। बहरहाल हम लोग चले गए पैदल मुझे अच्छी तरह याद है उसी तरह लुढ़कते-लुढ़काते बिल्कुल तो वहाँ फिर वो कच्चे से मकान थे, मज़दूरों के लिए बने हुए थे और वहाँ हमने रातें गुज़ारनी शुरू दिन गुज़ारने शुरू किए। अच्छा हमारी बदकिस्मती ये हुई कि जब हम वहाँ से चले हैं सोनीपत से, उसके अगले रोज़ मेरे वालिद 15 ट्रक लेके वहाँ पहुँचे हमें लाने के लिए। लेकिन जब वो पहुँचे तो हम सब लोग वहाँ से चल चुके थे। अच्छा एक बात मैं बीच में आपको और बताऊँ कि जब वहाँ से हम चलने का इरादा जब चल रहे थे, तो मेरे जो नानी और इन लोगों ने वहाँ होते थे ना घरों में तहखाने गर्मी में सोने के लिए, तो इन्होंने तहखाने में जो अपना कीमती सामान समझा था वो बंद किया और आगे से उसको जो दरवाज़ा होता था उसका ज़ीना जो नीचे जाता था, उसको भी बंद कर दिया और ऐसा लगता था कि यहाँ दीवार है। तो अजीब बात ये है कि वालिद साहब ने बताया कि उस जगह की उन्होंने छत को तोड़ा है और वहाँ से फिर वो उन्होंने सारे सामान निकाला। तो बहरहाल किसी ने मुखबरी की होगी या क्या होगा। तो इस तरह से फिर हम वहाँ गढ़ में उस जिनिंग फैक्ट्री के जो मज़दूरों की जगह थी वहाँ रहे। एक बात आपको मुझे और भी याद है कि हम में से तो ख़ैर किसी को
ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई कि नहाने की भी ज़रूरत है। मेरी बाजी ने कहा कि मुझे ज़रूर ही नहाना है। तो बाजी गुसलखाने में चली गईं, उन्होंने कपड़े उतारे, वो मुझे और मेरे मुझसे जो बड़ी बहन थी, उनको दिए धो के वहीं से। और फिर हमसे ये बात कही कि तुम पहले इसे धूप में जाके सुखाओ, मैं इतने गुसलखाने में बैठती हूँ। गुसलखाना भी क्या था, बस खुली छत थी। बहरहाल वो यानी इस ये अंदाज था, हमारे पास कोई कपड़ा, कोई चीज़ नहीं थी। फिर उसके बाद जब मेरे वालिद और खालू ये दोनों आए थे लाहौर से हमें ट्रक लेने। अच्छा, वालिद का मैं बताऊँ कि जब उन्होंने देखा कि हम सोनीपत से चल चुके और वहाँ कोई मुसलमान नहीं बाकी रहा, तो फिर वो पानीपत चले गए जो मेरे वालिद का वतन था। अच्छा। तो वहाँ पानीपत में भी कैंप में मुसलमान थे। जी, वालिद हैं, आपके जो वालिद हैं, वो कहाँ जी। आए थे ट्रक लेकर आप लोगों को लेने के लिए? सोनीपत में आए थे। उन्हें तो ये ख़्याल था ना कहाँ होते थे? कि लाहौर से जब ये पार्टीशन हुई, मैं बताती हूँ, मेरे वालिद थे उस वक़्त दिल्ली में थे ना। तो हुँ, फिर जब वो खुद ये अपना बता रहे थे कि मुझे मेरे उनका कोई दोस्त था सिख, वहीं उसी जगह, उसने मेरे वालिद को कहा कि अब आपके लिए ये जॉब पे रहना, ड्यूटी देना मुनासिब नहीं है, बेहतर ये होगा कि आप अब चले जाएँ। तो दिल्ली में लोग जो थे वो पुराने किले में चले गए थे मुसलमान। तो फिर मेरे वालिद वहाँ चले गए थे और वहाँ से फिर वो चले गए पाकिस्तान ट्रेन से, और पाकिस्तान जाते ही उन्होंने अपनी सर्विस फिर से दोबारा से जॉइन कर ली थी। तो वही ट्रक लेकर आए थे अच्छा। वहाँ सोनीपत। फिर जब हम लोग जो उन्होंने देखा कि अब तो सब चले गए, तो फिर वो पानीपत गए। हुँ, अच्छा, मेरे वालिद पानीपत के थे और और वो तो पुलिस में थे? जी हाँ, पुलिस में थे। बिल्कुल पुलिस में थे। तो फिर वो पानीपत से लोगों को उन्होंने निकाला, जो जितने लोगों को ला सके, फिर वो पाकिस्तान लेकर आए। फिर यहाँ आने के बाद उन्हें इत्तला मिली कि हम लोग मुज़फ्फरगढ़ पहुँच गए हैं। फिर वो मुज़फ्फरगढ़ गए और उन्होंने हमें वहाँ से लिया। वो थे और मेरे खालू थे और दोनों ने ये बात कही कि ये जगह हमारे लिए मुनासिब नहीं है और हम मुल्तान इससे बेहतर है, तो अच्छा। हम मुल्तान चलते हैं। तो आप ये देखें कि मुल्तान में शाह गर्देस बहुत बड़ा और बहुत अच्छे लोग हैं वो। उनकी इमाम बारगाह थी। उन्होंने ऑफ़र किया कि आप यहाँ सब आके ठहरें। तो हम यानी हमारा पूरा ख़ानदान और बहुत से लोग जो थे उसमें बैठे। लेकिन ये कि मेरे वालिद को अ, यानी फैसलाबाद में यानी वो अपना जॉब शुरू कर चुके थे। वो हमें तो वहाँ ले गए। अच्छा। लेकिन इत्तेफ़ाक की बात ये है कि हम वहाँ भी नहीं रह सके, क्योंकि हुआ ये कि वालिद का ट्रांसफ़र मेरा ख़्याल है डेरा गाज़ी खां हुआ। तो वालिदा को यानी इतनी डरी हुई थी मेरी वालिदा कि उन्होंने फिर वहाँ रहना मुनासिब नहीं समझा। और फिर मेरे जो खालू और खाला और नानी मुल्तान में सेटल हो गए थे ना आने के बाद, फिर हुँ। वो भी मुल्तान आ गए और इस तरह से हम लोग बस मुल्तान में बस गए। और यूँ समझिए कि हम सब बहन-भाइयों का वहीं एक तरह से वतन हमने उसी मुल्तान ही को बना लिया। जी, तो रज़िया साहिबा आप बता रही थी ना कि जब बलबे बढ़ने का खतरा हुआ तो औरतों और लड़कियों से कहा गया कि बलवाइयों से बचने के लिए वो कुओं में छलांगे लगा दें। तो शायद आपके इल्म में हो कि प्रोफ़ेसर इश्तियाक ने जो अपनी किताब लिखी है बहुत रिसर्च करने के बाद, तो उसमें उन्होंने ये लिखा है कि हसन अब्दाल के अतराफ में इसी तरह बलवाइयों से बचने के लिए सिख और हिंदू औरतों ने कुएँ में छलांगे लगा दी थीं और डूब मरी थीं और 90 के लगभग वहाँ से लाशें निकाली गई थीं। फिर उनकी हाँ, तो पाकिस्तान इंडिया में भी मुसलमानों ने भी बचाई है। जी, मुझे अंदाजा है, एक हमारे जानने वाले थे, उनके मुतालिक यानी उनके जो छोटी बहन नहीं बड़ी बहन थी, उन्होंने ये बताया कि जब उनके
वो भी पुलिस में थे जब उनके घर पे उन्होंने हमला किया, तो उनकी थी जवान बेटी और बीवी। तो उन्होंने खुद अपने उससे पिस्टल उठा के अपनी बीवी और बेटी को शूट किया और ये कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरे इनको ये लोग लेकर जाएं। और वो और बहुत मैं मुझे तो बाद में भी जब मैं गई हुई, जब मैं एक जमाने में मैं रंगून में रह रही थी, तो वहाँ एक साहब थे, वो मैंने देखा अमूमन बहुत ही खामोश रहते थे। तो मुझे किसी ने बताया कि इनकी 2 बहनें, वो खुद भी काफी गुड लुकिंग आदमी थे, मेरे अच्छी तरह याद है। तो इनकी 2 बहनें जो थी वो इस पार्टीशन के वक्त उठा ली गई थी और इसकी वजह से फिर वो उसके बाद उनका जब दिल्ली ट्रांसफर हुआ तो उनका हार्ट अटैक हुआ और उनका इंतकाल वहीं हो गया। यानी लोगों ने बहुत सदमा उठाया है। ये पार्टीशन आप यकीन माने आपका आप जितनी कौन से मुसलमान थे ये जिनकी 2 बहनें इसी तरह? हाँ, ये मुसलमान थे और इस इलाके के थे जो पंजाब का इलाका है, लुधियाना, जालंधर वगैरह। तो बहुत औरतें इसी तरह उठाई गई और इसी तरह से कुछ लोगों ने इस ख्याल से कि हमसे, ये मुझे अच्छी तरह याद है कि कहा गया, क्योंकि बाजी मेरी जो थी उस वक्त मेरा ख्याल है 16-17 साल की थी और यानी अच्छी वो थी, टॉल, काफी उनका कद वगैरह अच्छा था, तो बड़ी लगती थी। तो मेरी वालदा को भी उनका बहुत फिक्र था। जब हम ट्रेन में 7-8 दिन बैठे रहे, आपको पता उनको ये हुक्म नहीं था कि वो टांग भी नीचे अपनी उतारें बर्थ में ऊपर। वो और एक मेरी फूफी की बेटी थी, वो भी जवान थी उस वक्त। ये 2-3 औरतों को बिल्कुल नहीं कोई ये कहा था कि कोई नहीं, इनमें से कोई भी नहीं नीचे उतरेगा। और ये हकीकत है कि अगर यानी ये जो पंजाब का इलाका था उसमें बहुत सी ट्रेन्स कटी हैं, बहुत सी। हम तो लकी थे, किसी तरह से आ गए, लुटा के तो आए बेशक, लेकिन अल्लाह का ये शुक्र है कि जान सलामत थी, सब लोग आ गए। आप लोग 1 हफ्ते में सोनीपत से मुजफ्फरगढ़ पहुंचे जो चंद घंटों का रास्ता था। में हाँ, 1 हफ्ते में। उसकी वजह ये कि वो रात को तो चलती नहीं थी ना ट्रेन, अच्छा। कहीं दिन में ठहर गई तो घंटों ठहरी हुई है। अब हम वहाँ खामोशी से बैठे हुए हैं, शोर भी नहीं करना है कब, ताकि कोई हमला न कर दे। आप ये ख्याल करें कि अच्छा बच्चे भी हमारे साथ, ये नहीं था कि बड़े ही बड़े थे बच्चे। मेरा सबसे छोटा भाई 2 साल का था, मामूजाद का भाई जो था वो भी 1-2 का था, एक 4-5 का था। तो छोटे बच्चे थे, लेकिन आप यकीन मानिए हमने यानी एक कयामत का वक्त देखा, कोई आसान तो नहीं था। नहीं था तो मुझे हाँ जी बताइए। मैं पूछ रही थी कि ये तो जो है बिल्कुल एक दर्दनाक अलमनाक कोई भयानक ख्वाब की तरह के वाकयात हैं जो आप हाँ सुनाए और बिल्कुल। आप मुझे तो सुना रही हैं तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आप इस गुजर के आई हैं खुद, तो ये आप हाँ, ये जो वाकयात थे क्या ये बाद में भी आप लोगों को हॉन्ट करते थे कि किन उनसे? आपको मैं बताती हूँ कि मुझे जब हम बिल्कुल शुरू में आए और फैसलाबाद में हम लालपुर उस वक्त था, हम ठहरे हैं, तो मैं और मुझसे छोटा भाई जो है, हम घर में ठहरना पसंद इसलिए नहीं करते थे कि अम्मा और बाजी हर वक्त जिक्र करती थी वहां का, हाँ, कि क्या हुआ, किस तरह से हुआ। और मुझे एक और इंस्टेंस याद है जो मैं आपसे शेयर करूंगी कि मेरे अच्छी तरह याद है कि हम ऊपर चढ़ते थे कि देखें चारों तरफ कहाँ कहीं आग तो नहीं लगी हुई है ये। तो मैंने एक रोज देखा कि मेरी वालदा जो थी वो एक बीच में गली थी और दूसरी तरफ सबसे बड़ी मस्जिद थी वहां की, सोनीपत की। तो उसको गौर से देख रही थी, तो मैंने पूछा अपनी वालदा से कि आप क्या देख रही हैं? तो उन्होंने ये बात कही कि मैं ये देख रही हूँ मस्जिद को, क्योंकि फिर मैं कभी नहीं देख सकूंगी। और वाकई
कभी भी नहीं। और इन लोगों को सबको आप खुद ख्याल करें, मेरी वालदा को अपने वालिद याद आते थे, सबकी बरियल तो वही होता था ना, वो तो सब कुछ छोड़ आए थे आए थे। बिल्कुल उसी तरह से। जब ये फसादात वगैरह शुरू नहीं हुए थे, उस वक्त आप लोग दिल्ली में थे? हम लोग करनाल में थे। करनाल में थे, अच्छा। करनाल में थे और करनाल के स्कूल में ही पढ़ रहे थे। और मुझे आज तक याद है, मेरी बेस्ट फ्रेंड जो थी, वो उसका नाम प्रेम था। हाँ, अच्छा, प्रेम। हाँ अच्छा, हाँ, प्रेम था। और वो पता नहीं कहाँ होगी और मैं कहाँ हूँ। तो आप लोगों की सबसे दोस्तियां भी होंगी हिंदुओं से? हाँ हाँ, दोस्त। मुझे वो भी याद है कि हमारा जो पानीपत का घर था, उसकी दीवार जिस घर से मिलती थी, वहां वो हिंदुओं का घर था। और वहां वो जो और उसी यानी मेरी फूफी की उम्र की जो औरतें थी, वो वहां खड़ी होके और ये अपने घर खड़ी होके बातें करती थी आपस में। कोई ऐसी दुश्मनी नहीं थी कि कोई हाँ, ये सोचता कि ये इन्हीं लोगों से हम भागेंगे। और देखिए सब रातों रात एक दूसरे के कितने दुश्मन हो गए कि फिर सबने एक दूसरे को मारा। एक हाँ, रात अच्छा मुश्किल। मेरा ये ख्याल है मसलन सोनीपत में और पानीपत में जो निकलवाया गया है ना फौज के थ्रू, उसकी वजह ये थी कि जब इधर से हिंदू लोग पहुंचे हैं ना वहाँ, यानी गैर मुस्लिम लोग, तो उनको रहने के लिए जगह चाहिए थी और उन्होंने इसलिए हम लोगों को निकाला था कि एक घर हमारे वो ऑक्यूपाई कर सके। ये भी वजह थी एक। हम हमारे साथ शुरू में तो वो बेशक वहीं के जो लोकल जाट थे उनके हमले होते थे, लेकिन बाद में तो कोई हमला तो नहीं था। लेकिन ये कि बस बंद थे हम, ना कहीं आ सकते थे ना जा सकते थे ना। लेकिन बस ये ख्याल था कि अब क्या करें। और ये मेरा ख्याल है शुरू में हम में से किसी को ख्याल नहीं था कि हम घरों को छोड़ के जाएंगे। लोगों का जिन्होंने ऑप्ट किया था पाकिस्तान के लिए, उनका यही ख्याल था कि हम चूंकि पाकिस्तान को हमारी जरूरत है, वहाँ चाहिए। आपको पता है कि यानी इस इलाके में अंग्रेज ने तालीम तो फैलाई नहीं थी। आप ख्याल करें कि रावलपिंडी जैसी जगह में लड़कियों का स्कूल नहीं था, मैट्रिक तक भी। और एक मुश्किल से ना कोई यूनिवर्सिटी थी, पूरी सिंध तक कोई। और सिंध में तो कोई स्कूल ही नहीं खोला था। यहाँ इधर तो फिर भी कुछ मरी में मसलन वो था, कॉन्वेंट स्कूल थे। वहीं से लोग आए थे दिल्ली से, और उधर से जो जॉब कर रहे थे, मसलन मेरे जो बाद में मेरी जिनसे शादी हुई है, उनके जो वालिद थे वो दिल्ली से आए थे। तो वो दिल्ली से जब आए हैं तो वहां से आते ही उन्होंने एजीपीआर का जो ऑफिस था लाहौर में, उन्होंने वहां ज्वाइन की और जॉब उनका पहली तारीख से फिर उन्हें पे वगैरह मिलने लगी, एवरीथिंग गॉट सेटल। अच्छा अजीब बात है ये कि यहाँ जैसे मैं रह रही हूँ, यहाँ हिंदू फैमिलीज हैं, बहुत अच्छी, बहुत अच्छे ताल्लुकात, आना भी है जाना भी है, ईद की मुबारकबाद भी है, दिवाली की मिठाई भी है। वो और तो वहाँ ये क्या हुआ? आपने शायद सुना हो, जैसे अजहर खालू ने बताया कि ये तो एक तरह से स्पॉन्सर्ड थे। सियासी इख्तलाफात इतने बढ़ा दिए गए कि बढ़ा दिए थे, लोग बिल्कुल बिल्कुल बढ़ा दिए गए जानबूझ के। इट वाज प्लान्ड, ये मैं कहती हूँ। ये अंग्रेज की प्लानिंग ये थी कि या तो इस तरह से इस मुल्क को का बंटवारा करेंगे तो ये कमजोर होंगे, या वो वाकई, क्योंकि उन्होंने जो हुकूमत ली थी वो मुसलमानों से ली थी, ठीक है ना। तो वो और मुसलमानों के वो खिलाफ भी थे और मुसलमान भी उनके ज्यादा खिलाफ थे। यानी उसमें जो वो हुई है, रेवोल्यूशन हुई है 1857, 1857 में हुई है ना। में तो हुआ। उस वक्त मुसलमान ज्यादा निशाने पे थे।
मेरा तो और तो मुझे कुछ याद नहीं। मेरे हस्बैंड के चचा जो थे उन्होंने कोई तकरीर की थी और उस तकरीर की वजह से, अच्छा अजीब बात है कि वो नाबीना भी थे, उस तकरीर की वजह से उनको कैद किया गया और कैद में उन्हें करनाल की कैद में थे वो। और हम चूंकि हम लोग वहां थे तो खाना जाता था हमारे घर से। ये मेरे याद है अच्छी तरह के। वो जो चचा थे उनको वो कैद हुए, कुछ ही अरसा रहे, फिर वो भी छूट के आ गए थे। क्या तकरीर की थी उन्होंने जिस पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया? वो मुस्लिम लीगी थे ना, तो इस वजह से होगा कुछ उन्होंने, ये तो मुझे कुछ ज्यादा याद नहीं उस वक्त कि क्या वो कहा होगा, लेकिन ये पक्की बात है कि आप वो किया। से छठी क्लास कर चुकी थी आप। हाँ हाँ। कायदे आजम की कोई तकरीर वगैरह याद है? कायदे नहीं आजम। मैंने नहीं, मुझे तो कोई याद नहीं ना। मुझे ये याद है कि मैं वो मैंने कोई अखबार भी नहीं, उस वक्त जमाने में तो यानी हम तो बस अपने खेल में, मेरा तो वैसे भी बहुत ज्यादा खेल में वो था तो, और मेरे से बहनें मेरी जरा संजीदा थी, भाई मेरे बहुत छोटे थे, लेकिन उन्हीं के साथ खेलती थी मैं लड़कों की खेल। अच्छा रजिया अब्बास साहिबा, ये बताइएगा कि जिस वक्त आप लोग इन हालात से गुजर रहे थे तो आपको ये खबरें मिलती थी कि क्या मुख्तलिफ शहरों में मारा मारी हो रही है? हाँ खबरें मिलती थी। अच्छा। मुझे मैंने जो वो जिक्र किया ना आपसे प्रेम का, मेरी दोस्त उसने मुझे बताया था कि वहां झगड़े हो रहे हैं हिंदू और मुसलमानों के, मगर और कुछ तफसील ना उसने बताई ना मैंने पूछने की की। लेकिन जब हम सोनीपत में आए तो वहां फिर, और जब यानी रमजान के बाद ये डिक्लेयर हुआ 14 अगस्त को, तो उस वक्त फिर हमें यानी हम पूरी पूरी पिक्चर में थे कि क्या हो रहा है, किस कदर खराब हालात हो रहे हैं, और क्यों हमारे, और क्या हुआ है, और पाकिस्तान क्यों बन गया। कहाँ से मिलती थी? रेडियो के जरिए, अखबारात के जरिए, कहाँ से? अखबारात तो बंद हो गए थे लेकिन रेडियो चलता था, रेडियो से मोस्टली होता था। और रेडियो सुनना बहुत जरूरी हो गया था, लोग चारों तरफ बैठ के सब लोग सुनते थे रेडियो। अच्छा। बिल्कुल। मैं ये पूछना बहुत। चाहती हूँ क्योंकि आप लोग खुद इस तारीख का आप लोग हिस्सा हैं। कुछ आप लोगों को अंदाजा है कि कितने लोग मारे गए, सब मिला के, जो मतलब मुसलमान, हिंदू, सिख? काफी लोग, दोनों तरफ के काफी काफी लोग मारे गए। हमारे मेरे यानी इतने करीबी अजीज तो नहीं थे, लेकिन सोनीपत के थे वो हमारे, यानी दूर के रिश्तेदार थे। दो लोग उनको, वो जा रहे थे ना दिल्ली, तो उनको रास्ते में कत्ल किया, दोनों को, दोनों मारे गए। अच्छा, आप ये बता रही थी कि आपके कुछ रिश्तेदार मुस्लिम लीगी थे, तो आपको कुछ कुछ याद है? वैसे तो खैर आप बहुत छोटी थी कि उस जमाने में जो जलसे जुलूस वगैरह होते थे, क्या नारे लगते थे, क्या कहा जाता था उनमें? मुझे ये याद है कि ये यानी पाकिस्तान बनने के मुतालिक खबरें होती थी, और जलसे बहुत होते थे, मुझे ये याद है काफी जलसे होते थे, लोग, औरतों के भी होते थे, औरतें भी जाती थी जलसों में, अच्छा। और मर्द भी जाते थे, और काफी जोशो खरोश था। अच्छा हमारे तो यानी खानदान के कुछ लोग ऐसे थे पानीपत के जो सख्त कांग्रेसी थे, और अच्छा। वो आए भी नहीं पाकिस्तान बात तक। वो एक बात अजीब मैं बताती हूँ, यहाँ मेरी मुलाकात जो है इंडिया में जो मुसलमान हैं उन लोगों से है। अच्छा। हाँ, तो आपने तो शायद नाम सुना होगा, वहाँ बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी है जामे मिलिया बिल्कुल। दिल्ली में। उनके वाइस चांसलर की जो बेगम साहिबा और बेटी जो है वो जहरा से बहुत करीबी दोस्त भी हैं।
تو ہاں تو وہ ان کی والدہ بتاتی ہیں کہ ہم تو سخت ناراض ہیں پاکستان سے، اور میں تو میرے کچھ رشتے دار گئے بھی ہیں، ان کا تعلق دہلی سے تھا، لیکن ہمیں کیونکہ پاکستان بناتے ہوئے کسی نے یہ نہیں سوچا کہ جو لوگ رہ جائیں گے ان کا کیا بنے گا، اور واقعی یہ سوچ ان کی دے جسٹیفائڈ دے، ٹھیک ہے، وہ اگر وہ سوچ رہے ہیں تو اب آپ دیکھ لیں کیا آج کل جو حالات ہیں آپ کو پتہ ہی ہوگا. کچھ لوگ تو جہاں مثلاً ساؤتھ میں چونکہ وہ نہیں ہوئے نا جھگڑے فساد، تو وہ لوگ تو نہیں نکلے. مثلاً یو پی کے یہ جو جن صاحبہ کا میں بتا رہی ہوں، یہ لکھنؤ کے قریب تھے، وہاں جھگڑے نہیں ہوئے، تو وہ کہتی ہیں ہمارے یہاں سے تو کوئی بھی نہیں گیا. یہ دہلی تک میرا خیال ہے، دہلی میں اور بہار میں یہاں زیادہ جھگڑے ہوئے ہیں. پنجاب میں یعنی امرتسر، لدھیانہ، جلندھر، پٹیالہ، یہ سب جگہ، اور ادھر اور یہاں پنڈی میں، لاہور میں، اور کافی جگہ جھگڑے ہوئے ہیں. دونوں طرف کا پاگل پن تھا، بالکل پاگل پن تھا. بالکل یہی کہہ دیں کہ جیسے کوئی حیوانیت سڑکوں پہ ناچ رہی. ہاں مجھے تو حیرت ہے کس طرح سے آپ بالکل آپ کے یعنی اس میں ایسے انسٹنسز ایسے واقعات بھی آئے ہیں کہ جنہوں نے ایک دوسرے کو بچایا بھی ہے، اپنے گھر بھی رکھا ہے، چھپایا بھی ہے. اور میں نے جیسے آپ کو بتایا نا کہ میرے والد کا جو وہ تھا اسسٹنٹ تھا یا کوئی تھا، بہرحال وہ سکھ تھا، اس نے میرے والد کو کہا کہ اب آپ یہاں نہ رہیں، آپ کے لیے خطرہ ہے، اور آپ اپنا جو ہتھیار وغیرہ ہوتے ہیں ان کے پاس وہ سبمٹ کریں، اور پھر آپ کیمپ میں جو مسلمانوں کا جو پرانا قلعہ بنا تھا دہلی میں وہاں چلے جائیں. تو وہاں پھر وہاں رہے، وہ وہیں سے پھر وہ پاکستان چلے گئے. بہت برا وقت تھا، بہت برا وقت تھا. اب بھی آپ دیکھیں نا جو لوگ وہاں سے انڈیا سے آتے ہیں گردوارے کے لیے، وہ کس قدر. ابھی ایک میں تصویر دیکھ رہی تھی، 74 سال کے بعد 2 بھائی آپس میں ملے ہیں. آپ خیال کریں 74، دونوں بالکل بوڑھے ہو گئے. میں یہی سوچ رہی تھی کہ کس طرح سے انہوں نے پہچانا تو نہیں ہوگا کیونکہ ان کی ہر شکلیں بدل گئی ہوں گی. آ کر یہاں پر ملتان میں جہاں رہے وہاں پر یہ دوسری برادریاں ہندو اور سکھ لوگ تھے؟ نہیں، جا چکے تھے. پھر گھر الاٹ ہوئے باقاعدہ، یعنی کلیم ڈالے لوگوں نے کہ بھئی ہم گھر چھوڑ کے آئے ہیں. پھر زمینیں جو تھی وہ بھی کلیم میں ملی، اور لوگ اسی طرح سے پھر سیٹل ڈاؤن ہوتے رہے آہستہ آہستہ آہستہ. شروع کے وقت مجھے اپنا ہمارا یاد ہے کہ ہم اسکول جاتے تھے تو اس کی جو باٹا کے جو چپل ہوتے تھے نا وہ پہن کے جاتے تھے. لیکن یہ کہ خوش تھے، مجھے somehow or other ہمیں یہ تھا کہ ہم آ گئے ہیں پاکستان، بس اب ٹھیک ہو جائے گا. اور ہوا، اور نو ڈاؤٹ ہم نے یعنی آہستہ 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 ہم جس جگہ پہنچے وہ اللہ کا شکر ہے. اور اس کا بھی بہت شکر ہے کہ ہمارے یہاں سے جانی مال نقصان کسی کا نہیں ہوا. مال تو بے شک سب کا لٹا. جی، تو آپ کے سارے سب رشتے دار جو تھے، جو جیسے سگے بہن بھائی، چچا، ماموں، وہ لوگ سب پہنچ گئے پاکستان؟ سب خیریت سے پہنچ گئے. کچھ لوگ تو مثلا میرے چچا بھی دہلی سے انہوں نے آپٹ کیا تھا، جو وہ ٹرین گورنمنٹ نے چلائی تھی نا اپنے ورک، ان کو جو کام کرنے والے تھے آفیسز میں، جن کو کراچی میں لا کے سیٹل کیا، تو وہ تو پہلے ہی آ گئے تھے. اچھا. ہاں، کچھ لوگ باقی بعد میں آتے رہے، کچھ لوگ ٹرین میں، مثلا میرے والد اور ان کے بہن وغیرہ سب ٹرین میں وہاں سے پرانے قلعے سے لاہور آئے. تو اب رضیہ عباس صاحبہ، اب آپ یاد کرتی ہیں وہ پچھلا زمانہ، اور یاد آتا ہے کہ وہ اچھا زمانہ؟
अब तो वहाँ पर तकरीबन यानी अगर जिक्र होता है तो फिर याद कर लेते हैं, भूल भाल गए मोस्टली, क्योंकि यानी वो भी वही बात है कि बेहतर हालात होते चले गए और हम उस सारे चक्कर को बुलाते चले गए। अब अल्लाह का शुक्र है कोई भी नहीं मेरा ख्याल है याद करता। ये मैं भी अब आपके साथ बात कर रही हूँ तो मुझे बातें याद आ रही है, वरना तो इतना वो नहीं था। आप मुझे ये बताइए कि आप ये प्रोग्राम जो है ये किसी यानी आप अपनी मर्जी से कर रही हैं या किसी के इमा पे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी ने नहीं कहा, सिर्फ ये एक सच जानने की और सच को सामने लाने की कोशिश है। असल में जो किताबें पढ़ाई जाती हैं, जो तारीख पढ़ाई जाती है, उसमें तो यही बताया जाता है कि मुसलमानों को सिखों ने, हिंदुओं ने बहुत मारा। तो मैंने ये सोचा कि ये सब कुछ एक तरफा या वन साइडेड तो हो नहीं सकता। नहीं 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 नहीं, वन साइडेड नहीं था, हो ही नहीं सकता था। बिल्कुल दोनों तरफ से पागलपन था, वही मैं जो कहती हूँ कि दोनों तरफ पागलपन था। मैं सोच अब मैं सोच भी नहीं सकती कि यानी कोई इंसान इस तरह दूसरे इंसान को बिल्कुल मार सकता है बेवजह। कोई वो आपस की दुश्मनी नहीं है, कोई कोई वो जो हमारे यहाँ कहते हैं जमीन जर और उसका झगड़ा होता था ना, जर जमीन और तो वो भी नहीं था कोई, ना किसी जमीन का झगड़ा था ना किसी औरत के लगा था। बस अब वैसे ही एक यानी पॉलिटिकली जो मोटिवेटेड जो लोगों को वो उलझाया ना। और वहां पर मुझे दुख इस बात का है कि अभी तक हालात सेटल नहीं हुए, ना उधर ना इधर, दोनों तरफ वही है, एक अफरा तफरी मची हुई। अब अल्लाह करे कि कुछ हालात बेहतर हो जाएं। तो जो होना चाहिए था, 75 साल 73 साल हो गए हैं, उसके बावजूद कोई अभी वो नहीं है कि आगे कदम बढ़ गए हैं हमारे। बिल्कुल। आप तो खैर उस वक्त बहुत छोटी थी, मगर ये बताइए कि आपकी वालदा अपने गुजरे वक्त को, इंडिया के जमाने को याद करती थी? मेरी वालदा, मेरी नानी, मेरी खाला बहुत याद करती थी। वो अपने उसको, अपना अंदाज को, अपना रहना, अपना और यानी एक तरह से वहाँ यानी वो बताती थी कि हम किस कदर महजब लोग, तहजीब वाले थे, क्या हमारी सोसाइटी में क्या वो थी, कितने, क्योंकि ये मेरे जो ये ननिहाल के लोग थे, ये वही ज्यादा यानी ये लोग सादात से थे चूंकि सब लोग, तो इनका इनको ये एहसास था कि हम कुछ हैं। फिर यहाँ के माहौल में ढलने के लिए, खुद को ढालने के लिए कुछ दिक्कतें हुई आप लोगों को? अच्छा, एक बात मैं बताऊं कि मुल्तान का जो है ना, जब मैं मुल्तान के मुतालिक सोचती हूँ, क्योंकि मेरा तो आपको पता है कि बीए तक मैंने मुल्तान ही में मैंने तालीम हासिल की। वहाँ लोग बहुत महजब मुझे थे, कोई ऐसी बात नहीं थी कि मैं ये कह दूं कि वो लोग, या मसलन ये तरीका नहीं था कि कोई किसी औरत को घूर रहा है या कोई बदतहजीबी की बात कर रहा, या हम जिन लोगों के साथ रह रहे थे वो इस किस्म के थे, बहुत अच्छे लोग थे, जमे जमे लोग थे। मेरी क्लास फेलोज में भी मुल्तान के लोकल लोग, लड़कियां भी थी बहुत अच्छी, बड़े अच्छी, यानी उनके अंदाज वही जैसे अच्छे पढ़े लिखे लोगों के होने चाहिए। आप माशाल्लाह से प्रोफेसर भी हैं, और आपने खुद ये यकीनन महसूस किया होगा कि पाकिस्तान में बहुत ही एकतरफा तारीख पढ़ाई जाती है। क्या आप लोग जो खुद इस तारीख का एक हिस्सा हैं, तो आपने कभी ये कोशिश की कि जो असल और सच्चे हालात हैं वो सामने आने चाहिए? आप लोगों ने कभी इसकी कुछ निशानदेही की किताबों वगैरह के सिलसिले में? आपको बताऊं, मेरे जो जो सब्जेक्ट है ना,
मेरा पहला मास्टर्स मैथमेटिक्स का था। आपको उसके बाद फिर मैंने पाकिस्तान में नहीं पढ़ा, बाहर ही पढ़ती रही हूँ। अब पता नहीं मुझे मैं सच्ची बात बताती हूँ, आज ही मुझे किसी का मैसेज पे किसी ने भेजा है कि हिस्ट्री भी बहुत गलत है हमारे 50 यानी इंडिया पाकिस्तान की तो बात छोड़िए, मगरबी और मशरक़ी पाकिस्तान के वक्त भी यानी जो कुछ हुआ आपको तो अंदाजा ही होगा क्या हुआ। उसमें भी हिस्ट्री का झूठ भी है और सच भी है, किस तरह से अलग अलग हो गए दोनों। इसी वजह से बिल्कुल, हालात ठीक नहीं हो पा रहे। हाँ बिल्कुल, ये ठीक कह रही हैं अब। इंडिया से आने के बाद फिर वो जो पुराने दोस्त थे, अहबाब थे, हाँ, उनसे कभी मिलना। कोई नहीं, कभी नहीं, कोई एक आदमी भी तो नहीं मिला। मैं मुझे तो क्या, अच्छा मैं तो महाभारत 2 मरतबा इंडिया गई हूँ। अच्छा। उस हाँ इंडिया, क्योंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं एक दफा तो यूज ऑफ रेडियो था इन एजुकेशन, दूसरी दफा टेलीविजन के प्रोग्राम के मुतालिक मुझे भेजा गया था। तो मैं जब दोबारा गई हूँ तो मैं मुझे यानी मैं जामा मस्जिद गई हूँ और वहाँ मुझे एक तरह से बड़ा डिप्रेशन हुआ, क्योंकि मैंने वहाँ जो मुसलमानों की हालत देखी वो अच्छी नहीं थी। वो रिक्शा चला रहे हैं या मुर्गियाँ बेचने की, यानी मुझे इतनी हैरत हुई कि जामा मस्जिद बहुत खूबसूरत जामा मस्जिद थी, उसके चारों तरफ जो दुकानें थी वो बिल्कुल फटीचर किस्म के, लोगों के चेहरों से लगता था कि ये कुछ, यानी मुझे वहां जाके खासा डिप्रेशन हुआ मुसलमानों की हालत देख के। मैं वो तो बेशक आगरा देख के तो बहुत खुश हुई, क्योंकि वाकई देखने का यानी वहां देखकर पता चलता है कि वाकई वो 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड में से एक होगा। और मैं यही सोचती हूँ कि किन हाथों ने उन्हें उसे बनाया होगा। आप लोग इंडिया में रहते थे, करनाल में आपके वालिद थे, तब कभी आप लोग हाँ हाँ, ताजमहल देखने? नहीं जब कभी नहीं गए थे। जब तो हमारा हमारा बस 3 जगह था, तो पानीपत, सोनीपत और दिल्ली, कोई एक जगह नहीं है। बहुत इंडिया में तो इनका ये जो थे हमारे मुगलिया खानदान वालों ने कोई स्कूल तो नहीं खोले थे, बिल्डिंग्स ही बनाई थी बहुत सारी। हाँ, बिल्कुल। मतलब अंग्रेजों को क्या बुरा कहा जाए कि उन्होंने तालीम आम नहीं की, खुद मुसलमानों ने कहा आम की। हम्म। अच्छा, ये मैं यानी चूंकि मेरा तालीम से ही ताल्लुक रहा है, ये तो है कि के लोग जो थे परसेंटेज के हिसाब से उस वक्त इतनी जिहालत नहीं थी। अच्छा। लोग जो थे ना मस्जिदों में पढ़ते थे। हाँ। अच्छा। अब आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे ख्याल आ रहा है कि मैं बर्मा में जिस जगह जाके पहला हमारा वो घर था, तो वहां बिल्कुल वो पूरी बिल्डिंग थी। ऊपर एक रहते थे डॉक्टर मेहरा, उन्होंने मुझे बताया कि मैं मुल्तान से हूँ रहने वाला, और वो लेकर आए एक किताब, वो किसी का वो थी, यानी नज्म में वो थी, मंजूम वो किताब थी। मेरे नाम उसका ऑथर का याद नहीं, और उन्होंने मुझे पढ़ के बताई और कहा कि मैं मस्जिद जो थी वहाँ, उन्होंने बताया दिल्ली दरवाजे की मस्जिद जो थी, मैं वहाँ मौलवी साहब से मैंने ये पढ़ी थी और मैं अभी भी पढ़ सकता हूँ। और मौलवी मैं तो कहने लगे, वो मौलवी साहब हमसे पैसे वगैरह कुछ नहीं लेते थे, सिर्फ ये था कि मस्जिद में जो वजू के लिए पानी होता था वो हम एक मटका ला के डाल देते थे और वो हमें सबक पढ़ाते थे उर्दू का। की रिवायतें थी उस। हाँ रिवायतें थी, एक दूसरे का वो ख्याल था, ये नहीं था कि बिल्कुल ही एक दूसरे के दुश्मनी थे। तो दोस्तों, ये थी प्रोफेसर रज़िया अब्बास, जो पार्टीशन की तारीख का खुद एक हिस्सा थी। उन्होंने तमाम हालात और वाक़यात बताए और माशाल्लाह से उनकी याददाश्त भी बहुत खूब है।
تو آپ لوگ بھی یہ سنیے گا اور اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اگر آپ لوگوں کا کوئی اس قسم کا کوئی تجربہ رہا ہو تو ضرور یہاں پر ہمارے ساتھ شیئر کیجیے۔ خدا حافظ۔